29 तारीख है, 29 जनवरी, और जो बीती रात थी 28 तारीख की, उससे एक साल पूर्व जो घटनाक्रम हुआ दिल्ली बॉर्डर गाजीपुर पे, जिस तरीके से सरकार की मंशा थी किसान के आंदोलन को कुचलने की, और निरंतर आपने देखा है कि प्रदेश में जब जब कोई आंदोलन हुआ, जब जब छात्र लखनऊ गए, जब जब बेरोजगारी का मुद्दा उठा, जब जब न्याय की आवाज उठी, जब जब हाथरस जैसे कांड हुए जिसके विरोध में नागरिक सड़कों पर आए, सरकार ने उन सब के साथ क्रूर व्यवहार किया। लखीमपुर खीरी की घटना भी हम सबके दिलो दिमाग पे ताजी है, और अभी भी उन किसान परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ। इस क्षेत्र में गन्ने की एक बड़ी पैदावार है, और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो आज किसान और युवा हमसे उम्मीद कर रहा है। जिस तरह से एक सच्ची राजनीति चौधरी चरण सिंह ने करी, जब दो सच्चे लोग और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ऐसी सरकार हम आपको देंगे जहां नौजवान और किसान को पहली प्राथमिकता होगी। समय पे गन्ने की खेती कर रहे किसानों को भुगतान मिले, सभी फसलों में उचित मूल्य किसान को मिल पाए, और नौजवानों को अच्छा रोजगार मिल पाए, वे स्वावलंबी बन पाए। यही हमारा आपके लिए सबसे बड़ा वादा है। बाकी आप जानते हो कि मुकाबला हमारा किन लोगों से है। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कूटनीति के तहत कुछ ना कुछ बंटवारा हो जाए। हमारी लड़ाई भाईचारे को कायम करने की, संवैधानिक मूल्यों के तहत हम काम करेंगे। जो वंचित समाज है, जो गरीब तबका है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उस पर हमारी नजर रहेगी। और कई ऐसी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर सब लोग, सब वर्ग परेशान हैं। हमारे यहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा। जो परंपरागत काम थे, अब हापुड़ का पापड़ बड़ा प्रसिद्ध है, उसे जीआई टैग मिलना चाहिए। जो छोटे कुटीर उद्योग जिसकी वकालत चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे, उन्हें बढ़ाना चाहिए। वहां से रोजगार होगा, वहां से रोजगार बच्चों को मिल पाएगा, नौजवानों को। आज इलाहाबाद की वो तस्वीर नौजवानों को याद रखनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में जाकर घुसकर जो आपको पीटा जा रहा है, हजारों में नौकरी निकलती है और करोड़ों में जो है बच्चे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं, हमारी सरकार कभी भी जनता के आगे जिस तरह से क्रूर व्यवहार हुआ, लाठी का प्रयोग हुआ, बल प्रयोग हुआ, ऐसा व्यवहार कभी भी जनता के साथ नहीं करेगी। और लॉ एंड ऑर्डर, मैं याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट पास किया था। वो बेहद सख्त थे, और अखिलेश जी और मैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और अन्य भी जो दल हैं हमारे गठबंधन में, जो शामिल होकर हम सरकार बनाएंगे तो कानून का राज होगा जो सबके लिए समान होगा। ये मेरी मुख्य बात थी, मेरा आपके लिए वादा था, और मैं सबको धन्यवाद करते हुए अखिलेश जी को निमंत्रण देता हूं। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, और लगातार आपके माध्यम से मैं और जयंत चौधरी जी जनता के बीच में बात रख रहे हैं। जहां से जयंत चौधरी जी ने बात शुरू की, मैं सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली पर और जन्म स्थान और इस धरती को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। तीर्थ नगरी है गढ़मुक्तेश्वर, बगल में गंगा बह रही हैं। ये ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक जगह में हम दोनों गठबंधन के लोग ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो जनता की और किसानों की सरकार होगी। इसीलिए गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों का गन्ने का भुगतान 15 दिन में सरकार से होगा, और अगर हमें कॉर्पस फंड या फार्मर्स का अलग से रिवॉल्विंग फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा
तो बजट के पैसे से वो रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों को कभी धरना न देना पड़े, आंदोलन न करना पड़े, उनका भुगतान 15 दिन में हो जाए। ये संकल्प समाजवादी और आरएलडी लेकर के जा रही है। बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी और रोजगार के कोई आसार नहीं दिखाई देते हैं। सुबह जब हम लोग गाजियाबाद में थे, गाजियाबाद से लेकर के आसपास बड़े बड़े उद्योग हैं और गुंजाइश भी ऐसी है कि बड़े पैमाने पर उद्योग लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के आने से और भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से, गलत नीतियों से बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हुए हैं, उद्योग बंद हुए हैं, कुटीर उद्योग चल नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हमें कोई भी पैकेज अगर एमएसएमई को देना पड़ेगा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देना पड़ेगा, तो आगे आकर के देंगे। हम लोगों का स्वार्थ यही है कि कारखाना उद्योग चलेगा और किसान का अगर समय पे भुगतान होगा तो गरीब और किसान के घर में खुशहाली लाने का काम होगा। इधर जो महंगाई बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती। आप में से बहुत सारे लोग हैं, खिलाड़ी होंगे और कुश्ती भी देखी होगी। पहलवान जब हारने लगता है तो हाथ पैर छटपटाता तो है ही, लेकिन न जाने कौन से दाव चलाने लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दाव किसान नहीं चलने दे रहे हैं, गरीब नहीं चलने दे रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दुख और तकलीफ दी है, परेशानियां दी हैं, किसानी को संकट में डाला है। और यहीं पर बगल में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन पर कील लगवा रही थी, सड़क पर बोल्डर लगवा रही थी। किसान अगर डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टर तो एफआईआर हो रही थी। कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल नहीं भरा सकता था। न जाने कितने किसानों को आंदोलन करना पड़ा, मुकदमे लगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को झुकाने का काम किया और जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लाई थी वो तीनों के 3 कानून वापस लेने पड़े। आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए। अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे, और अगर तीनों कानून किसानों के हक में थे तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वो तीनों कानून वापस क्यों ले लिए। क्या नहीं कहा किसानों को, आतंकवादी तक कहा, मवाली तक कहा। इसलिए इस क्षेत्र का किसान गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। जनता बदलाव चाहती है, नौजवान बदलाव चाहता है, और नौजवानों ने भी देखा है कि इनकी सरकार में कारखाने बेच दिए गए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन जैसे ही इन्हें बहुमत का मौका मिला इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह वो बेच दिया, ट्रेनें बेचने की तैयारी है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। और अगर इस तरीके से निजीकरण होगा तो सोचिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को संविधान से अधिकार दिए थे उन अधिकारों का क्या होगा। इसलिए आने वाले समय में समाजवादियों के साथ साथ जहां चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके साथ 1970 से लेकर के अभी तक जो किसानों की लड़ाई लड़ी गई है वो तमाम बुजुर्ग लोग हैं, इन सबका साथ मिल रहा है और समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी आ रहे हैं। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है इस इलाके में खाता ही न खुले। इसलिए हम दोनों के गठबंधन ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और एक और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी, उनके जन्म स्थान और
उनके सहयोगी साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूं, विकास में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, विकास में उनको और गति देने का काम हम लोग करेंगे। और जहां गढ़मुक्तेश्वर का सवाल है, बहुत सारे साथियों को याद होगा, सिंचाई विभाग ने जब समाजवादी सरकार थी, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान यहां तैयार किया था। उस मास्टर प्लान पे काम नहीं हो पाया है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा जो चलते थे वो रास्ता बनाया था, इस इलाके को भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थान दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, अगर इस इलाके का और आसपास का इलाके को कोई तीर्थ स्थान मिल सकता है तो हमारा ये गढ़मुक्तेश्वर है, जिसके आसपास हम लोग सरकार बनने पर ऐतिहासिक विकास कराने का काम करेंगे। मैं इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र जाखड़ जी, गौरव चौधरी जी राष्ट्रीय दो लोक दल के अध्यक्ष हैं, असलम चौधरी जो धौलाना के हमारे प्रत्याशी हैं, गजराज सिंह सुरक्षित हापुड़ के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक दल के, रविंद्र चौधरी जो गढ़ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, इस गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। जहां तक हमारा साथी ये सवाल पूछ रहा है, सबका साथ सबका विकास में तो आपने धोखा ही धोखा देखा है, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी और आरएलडी के साथ जो सरकार बनेगी, किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा। और कई मायनों में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े हैं, बहुत पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, उनके बीच में अभी भी खुशहाली, अभी भी तरक्की नहीं आई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी और हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो पहलवान हैं जो हार गए हैं। जब पहलवान हारने लगता है तो आप पता करना, पहलवान नोचता है, काटता है, छटपटाता है। तो जनता ने फैसला ले लिया है कि इनका सफाया होगा। अब यहां कोई सरप्राइज नहीं आने वाला। जनता ने मन बनाया है कि ऐतिहासिक जीत मिलेगी। ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे गंगा जमनी तहजीब को लाने वाला और पुनः उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीप से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हाथरस जैसी घटना का कोई जवाब है? एक व्यापारी जब आता है अपने कारोबार के लिए गोरखपुर में, पुलिस उसके कमरे में घुसती है, पीट पीट करके उसकी जान ले लेती है। वो सस्पेंड है, वो पुलिस के लोग जेल में हैं। अभी तक एक आईपीएस जो फरार है वो नहीं पकड़ा गया। पूरे देश में कहीं नहीं आपने देखा होगा कि आईपीएस फरार हो। आईपीएस फरार है। किसकी? देखिए, बड़े आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुए, लोग आवाज उठाने आए, छात्र नौजवान अगर आवाज उठाने आए, उन पे सब पे मुकदमे लगे हैं, बड़े पैमाने पे मुकदमे लगे। और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। इसलिए झूठे मुकदमे तो वापस होने ही चाहिए। इन महिला को सुन लो, आवाज कम है उनकी। अरे सुनिए भाई साहब, उनकी आवाज सुन लेने दो, फिर वो नहीं पूछेंगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी उनको टिकट दे रही है जो जीतने वाली महिलाएं हैं, लेकिन और दल सब हारने वालों को टिकट दे रही हैं। क्या हम हराना चाहेंगे अपनी बहनों को? हम हराने के लिए टिकट नहीं देंगे किसी को।
कहां पर? नहीं, देखिए, इसमें कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए अच्छा लगना चाहिए अगर और अच्छा प्रत्याशी आ जाए, अगर और अच्छा मिल जाए तो और अच्छा ले आते, लेकिन अभी तो हमारे रविंद्र ही हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके हमारे फोन सुनने के लिए, आपके हमारे पर व्हाट्सएप क्या हो रहा है, हम और आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या अपनी चर्चा करते हैं, छुप करके सुनने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। हम लोगों की जिंदगी हो गई टीसी पे जाते जाते, और हम लोगों आपने किसानों की सुनी, आप सबकी सुन रहे हो, और मेरा अपना जो जमीनी आंकलन है, मुझे लगता है कि आपकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के बारे में भी सोचना। मैं पत्रकार साथी से कहूंगा, बड़े समझदार साथी हमारे, जो सुझाव दे दोगे। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद। नहीं, मैं अपने पत्रकार साथी को भरोसा दिलाता हूं कि कोई सुझाव ऐसा हो जो हम कर सकें। नहीं, ठीक है। अच्छा, जो सुझाव आप दे रहे हो, अगर सुझाव ऐसा है जो किया जा सकता है तो जरूर करेंगे। क्या जवाब? बिल्कुल किया जाएगा। क्या? हमारा तो हर घर तक जारी आवाज, और जितना संघर्ष हम लोगों ने किया है, हमारे कैडर ने किया है, लाठियां खाई हैं, सड़क पे रहे हैं 5 साल। जाएंगे करण, हमने शुरुआत मुजफ्फरनगर से की है, जाएंगे करण। ये पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर के जिस तरीके से फोन करने पर डायल 100 वाली गाड़ी तुरंत पहुंच जाती थी, उसी तरीके से विशेष सुरक्षा के लिए अगर अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, डायल 100 की नहीं, अब जो डायल 112 उसकी गाड़ी बढ़ा करके कुछ पत्रकार साथियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी तो की जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। 2 अप्रैल के मुकदमे वापस। कोई बात नहीं, तुम पहले नहीं मिले ना हमें। किसका? कोई ऑफर नहीं। अच्छा, उनका भी ले लेना। जो पीएसपी है, प्रगतिशील पार्टी, नहीं विलय नहीं है, जितने भी दल हमारे साथ आए हैं, हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि कोई विलय नहीं करेंगे, क्योंकि हर दल के पास संगठन है और संगठन के साथ साथ उनके पास बड़ी संख्या में लोग भी हैं, तो इसलिए उनको साथ लिया है। क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह आखिरी वक्त बदल गया, पहले चाबी था, फिर स्टूल मिल गया, तो अब कैसे पहचानते हो, कैसे बताते लोगों को, इसलिए उन्हें साइकिल के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल इस तरह का मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, भाजपा कोई मेरे रिश्तेदार है, मैं उनकी बात सुनूं। मैंने बड़ा विवेकपूर्ण एक फैसला लिया है कि मेरे लोगों का हित कहां सुरक्षित है, मेरे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, और भविष्य की राजनीति, सकारात्मक राजनीति को देखते हुए फैसला है। छात्रों और पत्रकारों का होना चाहिए। देखिए, ये जो टोल को लेकर के है, मुझे उम्मीद है हमारा पत्रकार साथी कभी दिल्ली की भी सरकार हमारी बनवा देगा। जब दिल्ली की सरकार बनवा देगा तो जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी।
नहीं, जनपद हापुड़ से लगाव नहीं है। जनपद हापुड़ में शून्य होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर उनके मुख्यमंत्री 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी बार बिजली का कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जब से हम लोगों ने कहा कि बिजली के कारखाने का नाम बताओ, तो पिछले कई महीनों से वो रट रहे हैं नाम, लेकिन अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी सुना उनके मुंह से? और अभी तक एक बिजली का कारखाना बीजेपी ने नहीं लगाया। जो आज बिजली मिल भी रही है, वो सभी के सभी बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में ज्यादातर लगे हैं। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को 24 घंटे 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। आज पर्याप्त बिजली है। जो बिजली के कारखाने लग जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री होगी और किसानों को सिंचाई में वो हम लोग तय कर लेंगे। नहीं, ये अगर हम सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और अगर कोई बात समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा कि घोषणा पत्र में ये क्यों शामिल किया जा रहा है, मैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जिस समय देश में पीपीपी पे सड़कें बन रही थी, नहीं बन पाई। एन्युटी मॉडल आए, नहीं सड़क बन पाई। उस समय समाजवादी सरकार ने 15,000 करोड़ का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। आगे का एक्सप्रेस वे लगभग 25,000 करोड़ का बना। और आज ये दावा करती है उत्तर प्रदेश सरकार कि 6 लाख करोड़ का बजट है। अगर 6 लाख करोड़ के बजट में से हमें पैसा निकालना पड़ेगा घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट के लिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और जो बिजली है उत्तर प्रदेश को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि तुम्हारी सरकार 2 बार बनवाई है जनता ने, आपने उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया? अगर कोटा बढ़ जाए, जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम भी बिल आधा कर देंगे। तो अगर आधा बिल कर सकते थे, अगर आधा बिल आज कर रहे चुनाव के समय पे, तो 4.5 साल तक बिल क्यों लिया? क्या सबका बिल वापस करेंगे? हमारा स्टैंड वही है कि घोषणा पत्र में शामिल किया है 300 यूनिट फ्री दी जाएगी घरेलू बिजली और किसानों के लिए सिंचाई मुक्त होगी। जब भारत सरकार, आप एक क्वार्टर का पता कर लीजिए, डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा। अगर हम 2014 से लेकर के हिसाब किताब लगा लें, आज जब हम बैठे हैं, तो दिल्ली की सरकार ने डीजल पेट्रोल से बताओ कितना मुनाफा कमाया होगा। कोविड में हमारे आपके सेविंग के अकाउंट के पैसे निकल गए और कुछ उद्योगपति दुनिया की सूची में आ गए। तो ये सोचना चाहिए, ये केवल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जैसे ही समाजवादियों ने कहा कि ओल्ड पेंशन बहाल होगी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कह रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कैसे कह सकते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं नोटिस देना चाहिए इनको? ये कौन है पॉलिटिकल पार्टी जो कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी पेंशन अच्छी है? ये चुनाव के बाद अगर तय करते तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए नहीं, जवाब क्या है?